सुप्रभात बच्चों। हमारा संस्कृत शिक्षण में जो विषय चल रहा है वह है गद्य शिक्षण। कल के क्लास में हमने गद्य शिक्षण का अर्थ, गद्य शिक्षण की बच्चों जो है इसका विकास कहाँ से हुआ, गद्य काव्य का विकास और गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए विभिन्न स्तरों पर, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उसके बाद उच्च स्तर पर, इसकी हमने चर्चा की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। गद्य कविनाम निक्सम बदंती, ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि गद्य जो है वह महाकवियों की एक प्रकार से कसौटी होता है। तो जो कवि अच्छा गद्य रचना कर सके, सरल बोलचाल की भाषा में भावों को अच्छी प्रकार से जो व्यक्त कर सके, उसको ही श्रेष्ठ कवि माना गया है। तो गद्य शिक्षण का ये बातों को बच्चों हमने कल की क्लास में चर्चा की। आज का जो हमारा इसमें विषय है गद्य शिक्षण की विधियां। ऐसी कौन सी विधियां हैं, ऐसी कौन सी बच्चों प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है हम गद्य शिक्षण जो है बच्चों को करवा सकते हैं, गद्य को पढ़ा सकते हैं, ऐसी कौन सी विधियां हैं। तो बच्चों आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बच्चों इसमें आती है हमारी उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि क्या होती है? इसमें जो है शिक्षक जो है छात्रों से ही शब्दों का अर्थ निकलवाता है संकेत देकर। जैसे मान लीजिए संस्कृत भाषा में अगर गद्य पढ़ा रहा है, कोई शब्द ऐसा आ जाए जैसे हस्ता माने हाथ, हाथ दिखाकर, चल माने चल कर, चलना, इस प्रकार से। यानी कि उद्बोधन विधि में शिक्षक क्या करता है कि छात्रों से ही कोशिश करता है कि वह शब्दों का अर्थ निकलवाए, ऐसा इसमें किया जाता है। लेकिन बच्चों सभी अर्थ जो है वो इस प्रकार हम छात्रों से नहीं निकलवा सकते। यह विधि उतनी कारगर नहीं हो सकती। हो सकता है छोटी कक्षाओं के लिए ठीक रहे, लेकिन जो है बड़ी कक्षाओं के लिए इतने जो दुर्भु शब्द होते हैं, कठिन होते हैं, हर एक शब्द का अर्थ जो है इस प्रकार हम इस विधि से नहीं निकलवा सकते। अनुवाद विधि दूसरी आती है बच्चों हमारी, अनुवाद विधि। अनुवाद विधि में जैसा कि नाम से ही आप जानते हो, इसमें शिक्षक क्या करता है कि जो संस्कृत भाषा है उसका मातृभाषा में अनुवाद करता है। यानी कि संस्कृत भाषा के पूरे गद्य का जो है शब्दों का शिक्षक के द्वारा मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। इसमें छात्र और जो है शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। लेकिन बच्चों इस विधि का भी थोड़ा सा एक दोष है कि इस विधि में हर कुछ शब्दों का अनुवाद मात्र जान लेने से या उसका अर्थ ट्रांसलेशन जान लेने से ही जो है हम संपूर्ण विषय का ज्ञाता नहीं हो सकते। तो कुछ समय के लिए या कुछ हद तक तो यह विधि कारगर हो सकती है, लेकिन इसी विधि से यदि गद्य पढ़ाया जाए ऐसा उपयुक्त नहीं माना जाता। तीसरा है बच्चों हमारी कोश विधि। कोश विधि में शिक्षक क्या करता है कि शब्दों के अर्थ जो है वह अमर कोश आदि से देखकर बच्चों को बतलाता है और छात्रों को भी स्वयं कोश देखने के बारे में जानकारी देता है कि वह शब्दों का अर्थ जो है कोश में से देखे, उनकी व्युत्पत्ति आदि उसमें से देखे और देखकर उसका अर्थ जाने। तो इस प्रकार बच्चों कोश विधि से भी हम बच्चों को गद्य पढ़ा सकते हैं। लेकिन सभी शब्दों का अर्थ बार बार कोश से देखना भी जो है वो उपयुक्त नहीं माना जाता और ना ही सभी शब्दों के अर्थ जो है कोश में बच्चों को मिल पाते हैं। तो इस प्रकार कोश विधि से जो है कुछ हद तक गद्य पढ़ाया जा सकता है, लेकिन सारा का सारा गद्यांश कोश विधि से पढ़ाया जाए यह संभव नहीं माना जाता। इसके बाद बच्चों हमारी आती है व्युत्पत्ति विधि। व्युत्पत्ति विधि में क्या करता है शिक्षक कि सभी शब्दों का अर्थ जो है वो व्याकरणिक दृष्टि से बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। उन शब्दों का की जो मूल प्रकृति होती है उसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है, उस प्रत्यय को जोड़कर किस प्रकार उस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, इस प्रकार जो है छात्र जो है उनके शिक्षक जो है छात्रों के सामने जो है शब्द की व्याकरणिक दृष्टि से एक प्रकार से उसकी व्याख्या करता है। जैसे आगमन शब्द है, इसमें आ उपसर्ग गम धातु ल्युट प्रत्यय लगने से बना है। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द की प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके जो है शिक्षक छात्रों को बतलाता है, फिर उसका अर्थ स्पष्ट करता है। तो यह व्युत्पत्ति विधि हो गई। नेक्स्ट बच्चों हमारी आती है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में शिक्षक क्या करता है कि समान अर्थ वाले या विपरीत अर्थ वाले, एक दूसरे से विपरीत अर्थ वाले शब्दों का चयन करता है। जैसे दिन रात्रि, सुख दुख, इस प्रकार के ऐसे शब्दों का चयन जिससे एक दूसरे की तुलना करते हुए शिक्षक जो है बच्चों को उनका अर्थ स्पष्ट करता है। तो यह बच्चों तुलनात्मक विधि के द्वारा भी गद्यांश शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है हमारी बहुत महत्वपूर्ण विधि है प्रसंग विधि। प्रसंग विधि के द्वारा भी जो है शिक्षक जो है गद्यांश या गद्य जो है वो गद्य की शिक्षा बच्चों को दे सकता है विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से। जैसे हमने कोई त्रिशंकु की बात आ जाए, त्रिशंकु की कथा पढ़ाने, तो
त्रिशंकु शब्द का स्पष्ट करने के लिए बच्चों हम राजा त्रिशंकु की कथा सुना सकते हैं। भगीरथ का स्पष्ट करने के लिए राजा भगीरथ की कथा बच्चों को प्रसंग के माध्यम से सुना सकते हैं। यानी कि इसमें जो है शिक्षक जो है कथावाचक के भांति जो है विभिन्न प्रसंगों का, विभिन्न प्रकार की कथाओं का जो उनका आश्रय लेकर जो है उन प्रसंगों के माध्यम से अर्थ स्पष्ट करता है। तो इसमें जो है बच्चों शिक्षण अधिक सक्रिय रहता है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट बच्चों हमारी आती है टीका विधि। टीका विधि जो है हमारे गद्य कवियों ने जो है विभिन्न प्रकार के जो है ग्रंथों पर अनेक प्रकार की टीकाएं इस विधि से लिखी हैं और गद्य काव्य की शिक्षा जो है वो टीका विधि से दी जा सकती है। इसके लिए शिक्षक को और छात्रों को दोनों को ही जो है भाषा का और साहित्य का अच्छा ज्ञाता होना बहुत ही जरूरी होता है। तो टीका विधि के द्वारा भी बच्चों हम जो है बच्चों को गद्य की शिक्षण दे सकते हैं। उसके बाद आता है जो हमारा संयुक्त विधि। संयुक्त विधि जैसा कि नाम से जानकर संयुक्त या मिश्रित विधि जिसको हम कहते हैं, यानी कि शिक्षक जो गद्य बच्चों को पढ़ाए इन उपयुक्त सभी विधियों का मिश्रण करके संयुक्त रूप से भी शिक्षा दे सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एक उद्बोधन विधि का ही प्रयोग करे या केवल अनुवाद विधि का ही प्रयोग करे या कोश विधि का ही बार बार प्रयोग करता रहे या व्युत्पत्ति की विधि का ही बार बार प्रयोग करे या इन विधियों में से किसी एक का ही बार बार प्रयोग करे, ऐसा उपयुक्त नहीं होता। तो समय के अनुसार आवश्यकता जिस प्रकार की हो, जिस प्रकार छात्रों की जरूरतों के अनुसार जो है शिक्षक उपयुक्त सभी विधियों का संयुक्त रूप से मिश्रित रूप से प्रयोग करके छात्रों को गद्य शिक्षण की शिक्षा बच्चों दे सकता है। और परीक्षा में बच्चों इसके बाद इसका निष्कर्ष लिखेंगे क्वेश्चन का। उसके बाद जो है इस प्रकार यदि गद्य शिक्षण पर किसी प्रकार से भी प्रश्न लिखना आ जाए, गद्य शिक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए, इसकी व्युत्पत्ति या इसके उद्देश्य स्पष्ट करते हुए इसकी विधियों की विस्तार से चर्चा कीजिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे। और इस पर गद्य शिक्षण पर या व्याकरण शिक्षण पर या काव्य शिक्षण पर बच्चों कोई जो है आपकी पाठ्य योजना भी परीक्षा में आ सकती है। तो आप इसकी पाठ्य योजना भी तैयार कीजिए। पाठ्य योजना जैसे आपने लेसन प्लान्स बनाए हैं अपने, उस विधि से पाठ्य योजना भी आप तैयार कर सकते हैं। परीक्षा में पाठ्य योजना भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई गद्य शिक्षण पर जो है आप जो मिडिल स्तर तक कोई पाठ्य योजना बनाए, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो आप पाठ्य योजना के स्टेप लिखेंगे, उसमें सारे जो हम पाठ्य योजना में जितने भी सोपान हैं उनका प्रयोग करते हुए लिखेंगे। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि यह आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जो आज आपने सीखा है, समझा है। किसी विद्यार्थियों को कहीं पर कोई समस्या रहे तो बच्चों वो दोबारा डिस्कस कर सकते हो। धन्यवाद।